नमस्कार। भारतीय लोकतंत्र को स्थिर रखने के लिए ना एक ढाल बनाई गई थी, दल बदल विरोधी कानून। पर सोचिए, क्या हो अगर वही ढाल जो रक्षा के लिए थी आज खुद ही चटकने लगे, उसमें दरारें आ जाएं। तो चलिए आज समझते हैं कि ये कानून आखिर है क्या और क्यों ये आज हमारे लोकतंत्र के लिए इतना बड़ा सवाल बन गया है। आया राम गया राम। सुनने में ये शायद एक मजेदार जुमला लगता है ना? पर 1970 के दशक में ये सिर्फ मजाक नहीं था। ये उस दौर की कड़वी हकीकत थी। एक ऐसी हकीकत जहां नेता सुबह एक पार्टी में होते थे और सूरज ढलते ढलते दूसरी पार्टी में। ये वो दौर था जब राजनीतिक अस्थिरता और खरीद फरोख्त ने, मतलब हॉर्स ट्रेडिंग ने, देश की राजनीति की नींव ही हिलाकर रख दी थी। जरा 1985 से पहले का मंजर सोचिए। विधायक और सांसद अपनी कुर्सी के लिए, थोड़े से फायदे के लिए रातों रात पार्टियां बदल लेते थे। और नतीजा ये कि सरकारें ताश के पत्तों की तरह गिर रही थीं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा था और सबसे बड़ी बात, लोगों का, वोटरों का भरोसा टूट रहा था। इस सिलसिले को रोकना बहुत जरूरी हो गया। तो मकसद बिल्कुल साफ था। पहला, ऐसे दल बदल को रोकना जिसके पीछे कोई सिद्धांत ना हो, जो बस मौके का फायदा उठाने के लिए किया जाए। और दूसरा, सरकारों को एक स्थिरता देना, स्टेबिलिटी देना, ताकि वो खरीद फरोख्त के डर से आज़ाद होकर ठीक से काम कर सकें। बस इसी सोच ने एक नए और सख्त कानून की नींव रखी। और फिर इस बीमारी का इलाज आया 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तौर पर। इसी संशोधन में हमारे संविधान में 10वीं अनुसूची यानी 10th शेड्यूल को जोड़ा। इसी को आज हम दल बदल विरोधी कानून के नाम से जानते हैं। ये वही ढाल थी जिसे इस राजनीतिक बीमारी को रोकने के लिए बनाया गया था। तो ये 10वीं अनुसूची आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझे तो ये संविधान का वो हिस्सा है जो ये बताता है कि अगर कोई चुना हुआ नेता अपनी पार्टी बदलता है तो उसे अपनी सीट से कैसे हटाया जा सकता है, मतलब डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और सबसे अहम बात ये कि इसका फैसला लेने की पूरी ताकत सदन के अध्यक्ष यानी स्पीकर को दे दी गई। अच्छा, तो किसी सदस्य को डिस्क्वालीफाई करने के दो मेन ग्राउंड्स हैं। पहला तो सीधा है, अगर वो खुद ही अपने पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दे। और दूसरा, अगर वो पार्टी व्हिप को न माने। अब ये व्हिप क्या होता है? व्हिप समझिए पार्टी का एक ऑफिशियल आदेश है कि किसी बिल पर आपको हाँ में वोट करना है या ना में। अगर कोई इसके खिलाफ जाता है तो उसकी सीट जा सकती है। लेकिन इस कानून में एक बहुत बड़ी खामी थी, एक लूप होल। पहले नियम ये था कि अगर किसी पार्टी के 1/3 यानी 1/3 सदस्य एक साथ पार्टी छोड़ दें तो उसे कानूनी स्प्लिट या विभाजन माना जाएगा और उन पर यह कानून लागू ही नहीं होगा। भाई, इस लूप होल का तो जमकर गलत इस्तेमाल हुआ। इसीलिए 2003 में 91वें संशोधन से कानून को और सख्त किया गया। अब स्प्लिट का कॉन्सेप्ट खत्म, सिर्फ मर्जर यानी विलय हो सकता है और उसके लिए भी कम से कम 2/3 सदस्यों का एक साथ दूसरी पार्टी में जाना जरूरी है। कानून तो मजबूत कर दिया गया, पर जैसा कहते हैं ना, जुगाड़ निकालने वाले इसकी भी काट निकाल ही लेते हैं। तो अब हम इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं कि कैसे इस मजबूत ढाल में भी दरारें पड़ने लगीं। इसकी कमजोरियां क्या हैं और इसकी इतनी आलोचना क्यों होती है? इस कानून की सबसे बड़ी कमजोरी इसकी दुखती रग है स्पीकर की भूमिका। जरा सोचिए, जो रेफरी है वो खुद एक टीम का खिलाड़ी भी है। स्पीकर अक्सर सत्ताधारी पार्टी से ही होता है, तो उन पर हमेशा ये आरोप लगता है कि वो अपनी पार्टी के बागियों को बचाने के लिए या तो तरफदारी करते हैं या फिर फैसला लेने में जानबूझकर सालों लगा देते हैं। एक और बहुत बड़ी आलोचना ये है कि ये कानून एक तरह से चुने हुए प्रतिनिधियों की आवाज को ही दबा देता है। उन्हें हर मुद्दे पर पार्टी लाइन को ही फॉलो करना पड़ता है, चाहे उनके इलाके की जनता की राय कुछ और ही क्यों ना हो। इससे होता यह है कि सदन के अंदर जो एक हेल्दी डिबेट होनी चाहिए, असहमति की जो जगह होनी चाहिए, वो ही खत्म हो जाती है और ये किसी भी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। और फिर निकला एक नया बड़ा ही शातिर रास्ता। अब होता यह है कि जब दल बदल करने वाले सदस्यों के पास 2/3 का नंबर नहीं होता तो वो डिस्क्वालीफाई होने से बचने के लिए क्या करते हैं? वो बस अपनी सीट से इस्तीफा दे देते हैं। बाद में वो दूसरी पार्टी के टिकट पर उपचुनाव लड़ते हैं और अक्सर जीतकर मंत्री भी बन जाते हैं। ये कानून की मंशा के साथ एक तरह का खुला मजाक है। अब जब कानून का इस तरह से मजाक उड़ने लगा तो न्यायपालिका को बीच में आना ही पड़ा।
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस कानून की कमियों को देखा है और इसके गलत इस्तेमाल को रोकने की कोशिश भी की है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस कहानी में अदालत की एंट्री होती है। ये कहानी शुरू हुई 1992 में किहोटो होलोहैन केस से, जब कोर्ट ने साफ कर दिया कि स्पीकर का फैसला पत्थर की लकीर नहीं है, अदालत उसकी समीक्षा कर सकती है। फिर बात आगे बढ़ी 2016 में नबाम रेबिया केस में। कोर्ट ने कहा कि अगर स्पीकर को ही हटाने का प्रस्ताव पेंडिंग है तो वो किसी सदस्य को अयोग्य नहीं ठहरा सकते। 2020 तक आते आते कीशम सिंह केस में कोर्ट ने संसद को सुझाव दिया कि इन मामलों में फैसला लेने के लिए 3 महीने की एक उचित समय सीमा तय होनी चाहिए। और हाल ही में 2023 के शिवसेना मामले में कोर्ट ने सालों की देरी करने वाले स्पीकरों को कड़ी फटकार भी लगाई। तो अब सवाल ये है कि इस टूटी हुई ढाल की मरम्मत कैसे की जाए, इस कानून को सुधारा कैसे जाए। अच्छी बात यह है कि कई कानूनी और राजनीतिक कमेटियों ने इस पर सोचा है और कुछ ठोस सुझाव भी दिए हैं। चलिए अब उन संभावित समाधानों पर एक नज़र डालते हैं। तो इलाज क्या हो सकते हैं? कुछ बड़े सुझाव हैं। पहला, स्पीकर वाले पक्षपात के मसले को हल करने के लिए फैसला लेने की शक्ति रिटायर्ड जजों की एक इंडिपेंडेंट बॉडी को दे दी जाए। दूसरा, देरी की समस्या से निपटने के लिए 3 महीने की समय सीमा को सिर्फ सुझाव नहीं बल्कि कानूनी तौर पर मैंडेटरी यानी अनिवार्य बना दिया जाए। तीसरा, विधायकों की आज़ादी के लिए पार्टी वेब का इस्तेमाल सिर्फ उन वोटों तक ही सीमित हो जो सरकार के बचने या गिरने के लिए ज़रूरी हैं, जैसे बजट या नो कॉन्फिडेंस मोशन। और आखिर में इस्तीफे वाले लूपहोल को बंद करने के लिए दल बदल करने वालों पर उस टर्म के बाकी समय के लिए मंत्री पद लेने पर रोक लगा दी जाए। और आखिर में हम उसी एक बुनियादी सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं, स्थिरता बनाम लोकतंत्र। क्या हमें इन दोनों में से किसी एक को चुनना ही होगा? दल बदल विरोधी कानून का मकसद बेशक राजनीतिक स्थिरता लाना था, पर क्या इस कोशिश में हमने अपने जनप्रतिनिधियों की आवाज, उनकी आज़ादी को ही कहीं कमजोर तो नहीं कर दिया है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।